हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मानवीय अनवेरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका साइंस टीचर क्लास 10 अध्याय 12 प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का पार्ट 3 लेकर आया हूं आज। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़े थे। 2 पार्ट में हमने क्या पढ़ा? 2 पार्ट में हमने पढ़ा कि प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा कि वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को हमने कितने भागों में बांटा है। फिर नव्य और अनव्यकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्राकृतिक संसाधनों का जो लगातार दोहन हो रहा है, लगातार उनमें कमी आ रही है, उसका प्रबंधन क्यों जरूरी है, संरक्षण क्यों आवश्यकता है, ठीक है, उसके बारे में हमने वन संरक्षण और उसके उपाय के बारे में पढ़ा। फिर सामाजिक वानिकी के बारे में पढ़ा और फिर अपन ने पढ़ा क्या? फिर अपन ने वन्य जीव संरक्षण और उनके दोहन के, वन्य जीवों के नष्ट होने के कारणों के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब अपन शुरू करते हैं इस पाठ को, इस लेसन को आगे लेते हैं। आगे लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब अपन पढ़ेंगे IUCN के बारे में। ये एक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में क्या करती है? अध्ययन करती है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों, सभी संसाधनों की, जीवों, पेड़ पौधों, इनके बारे में क्या करती है? अध्ययन करती है। और उनको क्या करती है? उनका बायोडेटा, उनके सभी आंकड़े एक बुक है जिसमें रखती है, जिसका नाम है क्या? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ये इसका क्या है? पूरा नाम है। और पूछा भी जाता है कई बार 1 नंबर में कि IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहते हैं इसका नाम। ये क्या करती है? विभिन्न प्रकार के जीवों और पेड़ पौधों, वन्य जीवों, वन्य पेड़ पौधों के बारे में क्या करती है? अध्ययन करती है। और उनके बारे में जो भी आंकड़े होते हैं, जो भी निरीक्षण करके उनको पता चलता है, उसको एक बुक में लिखते हैं, जिसे बोलते हैं रेड डाटा बुक। यानी इसमें वो सारे नोट कर देते हैं। इसका नाम है रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ा पुस्तक। लाल आंकड़ा पुस्तक कहते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं? रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ा पुस्तक में IUCN द्वारा अध्ययन सभी वर्णित प्रजातियों के बारे में इसमें लिखा जाता है, इसमें नोट किया जाता है। आगे क्या करते हैं इसमें? आगे देखिए, इस लाल आंकड़ा पुस्तक में क्या किया गया है? विभिन्न प्रकार की जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को हो, उनको कितने भागों में बांटा गया है? टोटल 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विलुप्त प्रजातियां। दूसरा भाग है संकटग्रस्त प्रजातियां। तीसरा है देखिए विलुप्त प्रजातियां, दूसरा है संकट ग्रस्त प्रजातियां, तीसरा है सभेदीय
प्रजातियां, और चौथा है दुर्लभ प्रजातियां, और पांचवी है अज्ञात। देखिए अपन इनके बारे में अब विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल बनने के चांसेस रहते हैं हर साल कि IUCN क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, रेड डाटा बुक में वर्णित सभी प्रकार के जीवों का, सभी प्रकार की प्रजातियों का वर्णन करें, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बनने के चांसेस रहते हैं। तो अपन इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियों का मतलब ये है कि वे सभी पेड़ पौधों की वे सभी प्रजातियां जो क्या हो, अब खत्म हो चुकी, अब हमें देखने को नहीं मिलती है। जीव जंतु पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जो अब हमें देखने को नहीं मिलती, अर्थात पहले के जमाने में वो पाई जाती थी लेकिन अब नहीं पाई जाती हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, विलुप्त प्रजातियां। यानी ऐसे यानी जीव जंतु की ऐसी प्रजाति जो पुराने समय में उपस्थित थी लेकिन वर्तमान समय में नहीं पाई जाती। यानी ऐसी प्रजातियां जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, ऐसी सजीवों की ऐसी प्रजातियां जो पुराने समय में तो उपलब्ध थी लेकिन वर्तमान समय में नहीं पाई जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अपन विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। देखिए विलुप्त प्रजातियों में जैसे डायनासोर, राइनिया। विलुप्त प्रजातियों में क्या था, डायनासोर और राइनिया। डायनासोर क्या थे, डायनासोर थे एक, अपन देखते हैं जुरासिक वर्ल्ड, जुरासिक पार्क जो हॉलीवुड की मूवी है उसमें अपन ने कई बार देखने को मिला होगा कि एक डायनासोर, बड़ा सा जीव जिसके मुंह से आग निकलती थी, जो हवा में उड़ता था, ठीक है, वो डायनासोर वो पुराने समय में था, पहले समय में था लेकिन अब हमें नहीं मिलता है। अब हमें कहीं उड़ते हुए या ऐसे उड़ते हुए या मुंह से आग निकालते हुए कहीं देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। तो वो जो डायनासोर था वो क्या था, विलुप्त प्रजाति है, जो पहले मिलती थी अब नहीं देखने को मिलती। इसी तरह राइनिया, ठीक है, एक पौधे का नाम है। इस संकटग्रस्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी हैं, जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जो वर्तमान समय में कम संख्या में है तथा इन्हें संरक्षण नहीं किया गया तो ये जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। जल्द ही क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। देखिए ऐसा कौन है
यानी जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जो वर्तमान समय में कम संख्या में है, यानी आज के समय में क्या है, ये जीव जंतुओं पेड़ पौधों की वो संख्या, वह प्रजातियां जो आज के समय में क्या है, बहुत ही कम संख्या में रह गई है, बहुत ही कम संख्या में रह गई है। और अगर हमने उनको बचाया नहीं ना, अगर हमने क्या किया, हमने उनको बचाया नहीं ना, तो वो आने वाले समय में वो प्रजातियां भी, वो प्रकार के जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त प्रजाति में चले जाएंगे। जैसे देखिए बगेरा, गेंडा, गोडावण, ये जो बगेरा, बाघ, गेंडा और गोडावण है हमारा राज्य पक्षी, वो क्या है, आने वाले समय में, अब ये राजस्थान में ये बगेरान, गेंडान, गोडावण ये सभी जगहों पर बहुत ही कम संख्या में रह गए, बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं। इनका शिकार करके, इनकी खाल, इनके दांत, इनकी हड्डियों को बेचने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में शिकारियों ने इनका बहुत शिकार किया है, और अब ये बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं। और इतनी कम संख्या में है अब ये कि अगर हमने इनको बचाया नहीं ना, अगर हमने इनको बचाया नहीं तो बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया से ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और हमारी आने वाली पीढ़ियां इन्हें क्या करेगी, जैसे हम डायनासोर को फोटो में देखते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां डायनासोर, राइनिया के साथ साथ इन बगेरा, गेंडा, गोडाउन को भी सिर्फ फोटो में ही देख पाएगी, ना तो वो कभी किसी चिड़ियाघर में देख पाएगी इन्हें, ना किसी जंगलों में देख पाएगी। अगली प्रजाति क्या है, अगली प्रजाति है सभेदीय प्रजाति। सभेदीय का प्रजाति का मतलब क्या है, देखिए सभेदीय प्रजाति तो क्या होती है सभेदीय प्रजाति का मतलब है कि ये क्या है, बहुत कम संख्या में है, ये बहुत कम संख्या में रह गए हैं, बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं, तथा क्या हो गया, आने वाले समय में अगर इनका भी संरक्षण नहीं किया गया तो ये किस में चले जाएंगे, संकटग्रस्त प्रजाति में चले जाएंगे। यानी सभेदीय में वे प्रजातियां आती हैं जो अभी है, अभी संख्या में ज्यादा है। संकटग्रस्त प्रजाति से क्या है, संख्या में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर इन्हों को हमने संरक्षण नहीं दिया तो ये किस में चले जाएंगे, संकटग्रस्त प्रजातियों में चले जाएंगे। यानी इनकी संख्या, इनको बचाया नहीं गया तो इनकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि फिर ये संकटग्रस्त प्रजाति में चले जाएंगे, और एक दिन ये भी क्या चले जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगी। फिर है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां वे प्रजातियां, जीव जंतु की वे प्रजातियां जो किसी निश्चित स्थान पर पाई जाती हैं तथा वर्तमान में बहुत कम देखने को मिलती है। यानी जीव जंतु की वे प्रजातियां जो किसी निश्चित स्थान पर पाई जाती है तथा वर्तमान में बहुत कम देखने को मिलती है। यानी जीव जंतु की वे सभी प्रजातियां जो किसी निश्चित स्थान पर ही पाई जाती है, जैसे गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली, खांगे मछली, वो सिर्फ गंगा नदी में ही पाई जाती है, बहुत दुर्लभ है, हर किसी नदी में नहीं मिलती है, गंगा में नदी में ही मिलती है।
तो वो प्रजाति निश्चित स्थान पर पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में और बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। फिर आगे वाली जो है अज्ञात या अपर्याप्त ज्ञात, अज्ञात या अपर्याप्त ज्ञात प्रजाति, ये कौन सी प्रजाति है? ऐसी प्रजाति जो ऐसी प्रजाति जिनका मानव को पर्याप्त ज्ञात या ज्ञान नहीं ऐसी प्रजाति जो इसका क्या है? मानव को पर्याप्त ज्ञान नहीं है। यानी कुछ एक प्रजातियां ऐसी भी है जिनको बारे में मनुष्य को अभी तक पता ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई फूल भी है, इस प्रकार का जानवर भी है, इस प्रकार का कीड़ा मकोड़ा भी कोई है, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो 5 प्रकार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण ने एक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधों के बारे में क्या करती है? निरीक्षण, मूल्यांकन, उनका पता लगाती है और उनको एक पुस्तक में अपने आंकड़े सभी लिखती है, अपने मूल्यांकन सभी लिखती है। लाल आंकड़ा पुस्तक या रेड डाटा। इस रेड डाटा बुक के आधार पर प्रत्येक प्रकार के सजीवों को 5 प्रकारों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। विलुप्त प्रजाति जो फिलहाल हमें देखने को नहीं मिलते थे, पुराने समय में मिलते थे। संकटग्रस्त प्रजाति जो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जो अभी है लेकिन बहुत ही कम संख्या में, बहुत ही गिनी चुनी 2-4 इक्का दुक्का संख्या में बचे हैं, उनको संरक्षण नहीं किया गया तो वो भी क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। सब भेदीय प्रजाति यानी ऐसी तो बहुत कम संख्या में है लेकिन उनको बचाया नहीं गया, तो संरक्षण नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएंगे? संकटग्रस्त प्रजाति में चले जाएंगे। फिर दुर्लभ प्रजातियां जो निश्चित स्थानों पर पाई जाती है और बहुत कम संख्या में है, अगर उनको बचाया नहीं गया तो वो भी क्या? संकटग्रस्त, और संकटग्रस्त कहाँ चले जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। फिर कुछ एक प्रजातियां ऐसी हैं जो क्या है? अज्ञात प्रजाति है जिनके बारे में मनुष्य को अब तक पता ही नहीं है। तो IUCN के बारे में पढ़ा अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके आगे अपन अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे अब तक, तो आगे अपन लेते हैं इस पार्ट को। IUCN के बारे में पढ़ा, अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है? वे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों एवं प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है? प्राकृतिक क्षेत्र होता है एक प्रकार का, जिसमें क्या किया जाता है? पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पर यानी वहां पर पेड़ पौधों को क्या किया जाता है? उगाया जाता है अच्छे तरीके से, ताकि पर्यावरण के संरक्षण रहे। साथ ही वन्य जीवों और जो प्राकृतिक अवशेष होते हैं जो हमें खुदाई कार्य में मिलते हैं, उनका क्या किया जाता है? उनका अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पालतू पशुओं की चराई पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। बिल्कुल वहां पर ये प्राकृतिक क्षेत्र में बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों की क्या नहीं होगी? चराई नहीं होगी। ठीक है, फिर इनका नियंत्रण, प्रबंधन एवं नीति निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन होता है। इनका जो नियंत्रण, निर्धारण और प्रबंधन होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। यानी जैसा केंद्र सरकार बोलती है वैसा ही यहाँ पर नियम होते हैं, वैसे ही कानून बनाए जाते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं। सरकार, केंद्र सरकार यानी दिल्ली सरकार, हमारे राज्य की जो केंद्र सरकार है उसके यहाँ पर नियम चलते हैं, कानून चलते हैं। राजस्थान सरकार के या फिर किसी राज्य की सरकार के, जिस राज्य में वो राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित हैं, उनके नियम नहीं चलते। तो भारत के ऐसे राष्ट्रीय उद्यान देखिए, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, इसी तरह गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही सुंदर, यह पश्चिम बंगाल में है। फिर रणथंबोर और केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे राजस्थान में है, तथा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में है।
तो ये कुछ प्रमुख भारत के राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके बारे में अपन ने देखा, अभी देखे। फिर इसके बाद हमने पढ़ा क्या, अभ्यारण्य के बारे में। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अभ्यारण्य के बारे में कि वे संरक्षित क्षेत्र जिनमें वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध। वन्य जीवों के शिकार एवं आखेट पर बिल्कुल ही प्रतिबंध होता है इस अभ्यारण्य में। चराई पर बिल्कुल प्रतिबंध होता है। कोई भी निजी संस्था, कोई निजी कार्यालय संस्था वो क्या करती हैं, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है। भारत के प्रमुख अभ्यारण्य कौन से हैं, जैसे पहला है नागार्जुन सागर। ये कहां पर है, भारत का आंध्र प्रदेश में है। इसी तरह हजारीबाग प्राणी विहार, यह बिहार में है। फिर है नाल सरोवर प्राणी विहार, यह गुजरात में है। जो नाल सरोवर प्राणी विहार वो गुजरात राज्य में स्थित है। फिर मनाली अभ्यारण्य है, यह हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार, यह उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। फिर है केदारनाथ प्राणी विहार, यह कहां पर उपस्थित है, यह उत्तरांचल में उपस्थित है। यह उत्तरांचल राज्य में पाया जाता है। फिर राजस्थान के कुछ प्रमुख अभ्यारण्य देखते हैं अपन। राजस्थान का प्रमुख सरिस्का अलवर। अलवर के अंदर क्या है, अलवर जिले के अंदर राजस्थान का एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सरिस्का। ठीक है। वहां पर किसको प्राकृतिक रूप से संरक्षण दिया गया है, तो वहां पर हिरण और घोड़ावण को प्राकृतिक रूप से संरक्षण दिया गया है। यानी इस अभ्यारण्य में अगर अपन घूमने जाते हैं तो हमें वहां पर क्या देखने को मिलेगा, हिरण और घोड़ावण देखने को मिलेगा। इसी दर्रा अभ्यारण्य है जो कोटा में उपस्थित है, वहां पर बाघ बगेरा नामक जीव हमें देखने को मिलेगा। बाघ हमें वहां पर देखने को मिलता है। माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही, सिरोही के अंदर जंगली मुर्गे जो होते हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू के अंदर एक अभ्यारण्य है जहां पर काले हिरण हमें देखने को मिलेंगे। काले हिरणों को वहां पर क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। फिर जवाहर सागर कोटा, जवाहर सागर है जो वो कोटा, जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है वो कोटा के अंदर है और वहां पर घड़ियाल, मगरमच्छ की एक प्रजाति घड़ियाल वहां पर सुरक्षित किया गया है। फिर है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य में प्रतापगढ़ के अंदर है और यहाँ पर मुख्य रूप से किसे संरक्षण दिया गया है, यहाँ पर मुख्य रूप से उड़न गिलहरी को संरक्षण दिया गया है। फिर केला देवी करौली के अंदर है जहां पर रीछ को संरक्षण किया गया है और नाहरगढ़ जयपुर तेंदुआ सियार को संरक्षण दिया गया है। तो ये हमारे भारत के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हमने पढ़ा और फिर अभ्यारण्य के बारे में पढ़ा जिसमें भारत के कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फिर राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्यों का बारे में पढ़ा। ये क्यों किया गया, ये राष्ट्रीय अभियान, ये राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य ये क्यों बनाए गए हैं, तो इनके कई सारे महत्व है। पहला तो इनके बनाने से क्या होता है कि इनसे जीवों को, पेड़ पौधों को संरक्षण मिलता है। ठीक है, अब संरक्षण मिलता है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि इनको बनाने से यहाँ पर कुछ कर्मचारी लगाए जाते हैं। ठीक है, कर्मचारी लगाए जाते हैं जो इनकी सुरक्षा करते हैं, तो जिससे क्या होता है, जीवों को आखेट यानी इनके शिकार जो होते हैं उन पर लगाम लगती है, वो शिकार कम होते हैं। फिर यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जो दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, जो बहुत ही कम संख्या में बच गए हैं, उनका यहाँ पर संरक्षण होता है। यहाँ पर चराई नहीं करने देते, यानी पौधे पे जानवरों को चरने नहीं देते, जिससे कि यहाँ पर संरक्षण रहता है। वो पेड़ पौधे सभी बचे हुए आराम से रहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो नीति और नियम जो बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और ये जो राज्य अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी राज्यों के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। और इनमें किसके द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा
बनाए जाते हैं। तो कानून यहाँ पर बनाए जाते हैं, यहाँ पर कर्मचारी लगाए जाते हैं जिससे कठोरता से कानून की पालना होती है और अच्छे तरीके से संरक्षण होता है। फिर इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या होता है, फायदा होता है। किस चीज का? भारतीय अर्थव्यवस्था को इनसे पैसों का, अर्थ का फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो विशेष प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में बहुत ही कम संख्या में बच गए हैं, जो दुनिया में बहुत ही कम संख्या में रह गए हैं, तो दूर दूर से यहाँ पर उन जानवरों को, उन पौधों को, उन जानवरों को, जीव जंतुओं को देखने के लिए दूर दूर से व्यक्ति आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है, जैसे ये गोडावण है, ये हमारा राज्य पक्षी है जो दूर दूर से देखने के लिए हमारे राज्य का राज्य पक्षी है, जिसको दूर दूर से विदेशों से देखने के लिए क्या यहाँ पर आते हैं, सरिस्का अलवर के अंदर आते हैं, जिससे यहाँ पर वो अपने खर्चे करते हैं, जिससे हमें विदेशी आय की प्राप्ति होती है, हमारे अर्थव्यवस्था सुधरती है, पर्यटक जो भी यहाँ पर घूमने आते हैं। क्योंकि ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, वो इन विदेशी पर्यटकों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, जिससे आकर वो अपने यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं और वो पैसे हमारी आमदनी में, हमारी अर्थव्यवस्था में काम में आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर क्या होता है, पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों का और उनके अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। उनके अवशेषों का मतलब जो जैसे डायनासोर के और खुदाई में जो भी चीजें हमें मिली हैं वो राष्ट्रीय उद्यान में क्या एक रखी जाती है, उनके अवशेष, उनकी हड्डियां किनके लिए, पर्यटकों के देखने के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट आगे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर चराई पर, पालतू पशुओं की चराई पर बिल्कुल ही प्रतिबंध होता है पूर्ण तरीके से, और नीति निर्धारण केंद्र सरकार के अधीन होता है। कानून यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा होता है। कुछ भारत के राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा असम में, गिर कहाँ पर गुजरात में, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, रणथंभौर और केवला देवी ये दोनों राजस्थान में, और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में होता है। इसी तरह अभयारण्य होते हैं वे संरक्षित क्षेत्र जिनमें वन्य जीवों के शिकार और आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। शिकार और आखेट करना वहां पर पूरी तरीके से बंद होता है, प्रतिबंधित होता है। उसके बाद यहाँ पर निजी जल संस्थाओं का क्या होता है, कार्य करना, घुसना बिल्कुल ही प्रतिबंधित होता है। निजी संस्थाएं बिना परमिशन के तो अंदर जा ही नहीं सकती। फिर पालतू पशुओं की चराई पर भी यहाँ पर प्रतिबंधित होता है और पर्यटकों के लिए ये खुले होते हैं। भारत के प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से, जैसे नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, हजारीबाग बिहार में, नाल सरोवर प्राणी विहार गुजरात में, मनाली अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में, चंद्रप्रभा प्राणी विहार उत्तर प्रदेश में, केदारनाथ प्राणी विहार उत्तरांचल में। राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य कौन से हैं, राजस्थान के देखिए सरिस्का अलवर जिसमें हिरण और गोडावण प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। दर्रा कोटा ये बघेरा में देखने को मिलेगा। माउंट आबू सिरोही अगर अपन जाए कभी माउंट आबू के इस अभ्यारण्य में तो हमें जंगली मुर्गे देखने को मिलेंगे। ताल छापर चूरू में हमें काला हिरण देखने को मिलेगा। जवाहर सागर कोटा में घड़ियाल पाए जाते हैं जो देखने को मिलेंगे। सीता माता प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी, केला देवी करौली में रीछ तथा नाहरगढ़ जयपुर तेंदुआ सियार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब तक अपन ने इस अध्याय में पढ़ लिया है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, और फिर उसके बाद हमने प्राकृतिक संसाधनों में वितरण के आधार पर, उद्गम के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर इन सब के बारे में पढ़ा। फिर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि हाँ वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, वन संरक्षण कैसे किया जाता है, ये पढ़ा। फिर अभी अपन ने IUCN के बारे में पढ़ा। IUCN जो एक संस्था है जो रेड डाटा बुक में अभी सभी क्या करते हैं, अपने आंकड़े लिखते हैं, जो भी वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद आने वाले क्लासों में हम जल संरक्षण पढ़ेंगे, और जल संरक्षण के साथ आने वाली क्लास में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। जल संरक्षण के कौन से उपाय अपनाए जाते हैं जल को सुरक्षित रखने के लिए, और फिर कोयले के बारे में पढ़ेंगे हम, पेट्रोल के बारे में
इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी आज मैंने पढ़ा है आपको वो समझ में आया होगा। आने वाली क्लासों में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।